तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तो आपको बताया गया था कि आपका ये क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर नंबर 3 का क्लास अभी चल रहा है, और जब आपका ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगा तब वन टाइम सिर्फ शाम में 6 बजे ये क्लास चलते रहेगा। ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, उस पोजीशन में आपको ये ऑनलाइन क्लास करते रहना है। और आपको ये बताया गया है जिनके पास व्यवस्था नहीं हो ऑनलाइन क्लास करने का, वो सेम टाइम में ऑफलाइन में सेंटर में आके बैठ के पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास को ही आप ऑफलाइन क्लास मानकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए इन सब बातों पर ध्यान रखेंगे। बाकी परिस्थिति के अनुसार आदमी को समझौता करना पड़ता है। यदि आप समझौता करते हैं तो सफल हो पाएंगे, और किंतु परंतु करते रहेंगे तो ऐसे आप डंडनियाँ पारते रहिएगा, कभी किनारा नहीं मिलने वाला है। इसलिए किनारा पाने के लिए, सफल होने के लिए आपको प्रयास करने होंगे, परिस्थिति के अनुसार समझौता करने होंगे। नाव पर सफ़र कर रहे थे, नाव डूबने लगा, चुपचाप बैठे रहेंगे, आप जरूर गंगा में डूब जाएंगे। हाथ पैर फैलाएंगे तो जरूर आपको कहीं किनारा मिल सकता है। समझ रहे हैं बात को? ये भी हम लोग बीच मझधार में नाव में यात्रा कर रहे थे, नाव डूब गया है। अब हमें कुछ न कुछ जुगाड़ व्यवस्था से अपने आप को सफल बनाना है। थोड़ा कष्ट करना होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा, थोड़े दिमाग पे अधिक जोर देने पड़ेंगे, तो सफल व्यक्ति हम बन पाएंगे। सफल व्यक्ति नहीं, सफल स्टूडेंट बन पाएंगे। तो ये बात समझते हैं आप लोग, समझदार हैं, कोशिश कीजिए फॉलो करने का। टाइम पास करेंगे तो आपका कोई उपाय नहीं है उसका भरपाई हो पाने का। पास करना है बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ईजी वे में, बहुत कम पढ़ के भी पास कर जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ाई करना है। तो जो आपको व्यवस्था मिलता है उस व्यवस्था के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा, उसके अनुकूल बनना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे रिजल्ट के साथ, वीआईपी रिजल्ट के साथ करियर को आगे ले जा सकेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका जस्ट लेक्चर नंबर 25 में जो लेक्चर हुआ था उसी को आगे बढ़ाएंगे। अभी लेक्चर नंबर 26 हो रहा है, तो इसमें आपको बताएंगे हम लोग डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी के कंसेप्ट पर हम लोग फोकस करेंगे। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट इस मामले में है कि आपका पूरा करेंट चैप्टर में हर जगह ये सब टर्म यूज होते रहेगा आगे फ्यूचर में। तो इसको आज हम सीखते हैं और इस पर डिस्कशन सुनते हैं, और क्लास में ही आपको याद हो जाना चाहिए। ये मानसिकता लेके आप बैठेंगे, बाद में पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे तो फिर गड़बड़ स्थिति है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो क्लास में ही याद होना चाहिए, अदरवाइज वो आपको हानि ही हानि पहुंचाएगा, लाभ कभी नहीं देगा। तो चलिए, आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे मेरे इशारे को। चलिए स्टार्ट करता हूं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपका स्पेशल क्वेश्चन आता है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ इसको बोलते हैं फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ओम्स लॉ क्या है ये सारे बच्चे जानते हैं, उसको मुझे प्रूफ करके दिखाना है। तो शॉर्ट में लिखते हैं वो क्या था, आप ध्यान दीजिएगा। क्या था, गौर से देखेंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन, नियत ताप पर एवं नियत भौतिक अवस्था पर
नियत भौतिक अवस्था का मतलब इसका लंबाई चौड़ाई मोटाई वो नियत रहे, इसका टेम्परेचर नियत रहे। तब यहाँ पर बैटरी के प्लस और माइनस से इसको जोड़ेंगे तो उसके सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वह पोटेंशियल डिफरेंस इसमें जो करंट फ्लो करेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है। हिंदी में यदि इसको कहा जाए तो आप यही कहोगे प्यारे बच्चों, नियत ताप एवं भौतिक अवस्था पर V प्रोपोर्शनल टू, यही आपका ओम्स लॉ कहता है। इसी को प्राप्त करना है, डिराइव करना है। इसका प्रूफ सत्यापन हम लोग ग्राफ द्वारा भी करते थे। इसमें क्या करते थे ग्राफ द्वारा, वहां देखा जाता था कि यदि एक्स एक्सिस में V को दें, वाई एक्सिस में I को दें, तो यहाँ पर देखा गया था इधर I ले लेते हैं या V लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्राफ मिलता था आपको इस तरह से। ये ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन आता था तो हम लोग कहते थे कि स्ट्रेट लाइन हमको बता रहा है V प्रोपोर्शनल टू I है। ये मतलब यही हुआ। मतलब यहाँ पर देखा जा रहा है कि V और I का रेशियो V1 और V2, V1 और आप देखिएगा क्या कहेंगे, V1 यहाँ V2, V3, V4, I1, I2, I3, I4, ये सब बातें आप देखेंगे गौर से। तो यहाँ पर देखा गया था कि V1 और I1 का रेशियो, V2 और I2 का रेशियो, V3 और I3 का रेशियो, V4 और I4 का रेशियो, सभी रेशियो आपस में इक्वल होता है। और ये सभी रेशियो एक कांस्टेंट टर्म होता है, सब बराबर होता है। इसका मतलब V बाय I का वैल्यू कांस्टेंट होता है। इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू I होता है। इसको प्रूव किया था बच्चे क्लास में, हम लोग को ये मेथड दिखाया गया था। इस तरह से ओम्स लॉ का सत्यापन होता था। लेकिन अब हमें यहाँ पर ये फार्मूला प्रूव करना है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल में मैथमेटिकल फार्मूला का उपयोग करते हुए इसको प्रूव करना है। तो हम लोग लेक्चर नंबर जो हम लोग पढ़ रहे थे, लेक्चर नंबर 25 में, उसमें आपको बताया गया था कि किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो कराते हैं या बैटरी के प्लस माइनस से उसको जोड़ते हैं तो वहाँ पर दोनों सिरों के बीच विभवांतर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होने के कारण उसका इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड हो जाता है, निश्चित दिशा में गति करने लगता है। और उस इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है और जो करंट होता है उसके बीच कुछ रिलेशन होता है। वो रिलेशन हम लोगों ने पढ़ चुका, उसका हम लोग आज उपयोग करके इस ओम्स लॉ को प्राप्त करेंगे। हल्का हिंट्स आपको लेक्चर नंबर 25 में दे चुके हैं, बस उसको अरेंज करके लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, यहाँ पर हम लोग ये मान लें कि हमारे पास एक कंडक्टर है। ध्यान दीजिएगा, बस बहुत नया बात नहीं है, सब पुराने बात को मैं रिपीट करूँगा। इस कंडक्टर का अपना जो लेंथ है वो लेंथ L मान लीजिए, और उसका ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया को आप A मान लीजिए। तब इस कंडक्टर को हम लोग जो है, ध्यान दीजिएगा जरा सा, इस कंडक्टर को हम लोग किसी सेल से जोड़ते हैं
और सेल से जोड़कर करंट फ्लो कराते हैं उसमें, मतलब विभवांतर आरोपित करते हैं यहाँ पर। यदि यहाँ पर विभवांतर आरोपित करते हैं तो गौर से देखिएगा, ये पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल हो गया, ये सेल हो गया आपका। तो यहाँ पर आपको कहे थे कि विभवांतर भी उत्पन्न हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर हिंदी में बोलते हैं, इसको बोल दीजिए आप, भी उत्पन्न हो जाएगा और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि ये टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा है और ये निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है यहाँ पर। तो प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी वेक्टर ही हो गया यहाँ पर। और इस दिशा में उसमें करंट फ्लो होगा, वो करंट आई हो जाएगा। और इसमें सभी फ्री इलेक्ट्रॉन आपको दिखा रहा हूँ मैं, सभी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस दिशा में सब मूव करने लगेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन का ये दिशा होगा और करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के विपरीत दिशा में होगा। ये सब इलेक्ट्रॉन है आपका, फ्री इलेक्ट्रॉन है, सबका ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या मानेंगे? वीडी मानेंगे। ये सब बातें आप लोगों ने समझ चुका है। अब मैं इस फिगर को लेकर आगे बढ़ता हूँ और मैं कहूँगा इस कंडक्टर में, ये जो तुम्हारा है ये है कंडक्टर, चालक है ये। इस कंडक्टर का लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। ये दो बात आपको याद रखना है। अब इंटरनल प्रॉपर्टी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उत्पन्न हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, लेंथ L है, वो सब ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है I। तब आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुका है कि ये करंट, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच क्या रिश्ता हुआ था, वो आप लोगों ने खूब अच्छा से देख चुका था। तो चलिए आइए उस रिश्ते को हम लोग अब भंजाते हैं और उसका उपयोग करते हुए फॉर्मूला प्रूफ करते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I को प्रूफ करते हैं, डिराइव करके इसको दिखाते हैं मैथमेटिकली कैसे होता है। तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बढ़े आगे, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर से आप बच्चों देखना गौर से, मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक करंट in terms of drift velocity अनुगमन वेग के पदों में विद्युत धारा, अनुगमन वेग के पदों में विद्युत धारा का फार्मूला आप लोग हो सकता है हमको बता दें, वो बता देंगे। क्या बता देंगे? कोशिश कीजिए आप लोग बताने का। उसमें आपको सिखाया था मैंने, I इक्वल टू NEAVD, I बराबर NEAVD, ये आपको सिखाया गया था लेक्चर नंबर 25 में। तो ये फार्मूला आपका हुआ, जिसमें से वेयर, जहां आप कहोगे आराम से, N है आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये बात भूलिएगा नहीं, ये भूल जाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। पूरे चालक में, पूरे कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग होगा और उसके एकांक आयतन में, यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग होगा। ठीक है, क्लियर बात? चलिए, N हो गया यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, N हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको याद रखिएगा। अब दूसरा बात यहाँ पर आपका है, E तो समझ रहे हैं आराम से, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है,
ए हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया बता दिए हैं, भी हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पर जो वी डी है, ये वी डी का फॉर्मूला होता है ई बाय एम इंटू टॉ। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फार्मूला आपका हो गया, जिसमें से ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एम हो गया मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और ई हो गया चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, टॉ हो गया आपका रिलैक्सेशन टाइम श्रांति काल। जहाँ टॉ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको श्रांति काल। काल ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अभी ओम्स लॉ में लिखा हुआ है ना, नियत ताप कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका मतलब होगा कि रिलैक्सेशन टाइम टी जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। वो कांस्टेंट तभी होगा जब टेम्परेचर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर होगा? ध्यान रखिएगा। मतलब जब टी, ध्यान दोगे गौर से, जब टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज करता है, तो टॉ घटता है, डिक्रीज करता है। इसको ध्यान दीजिएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टॉ का मान घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो टॉ का मान बढ़ेगा। बहुत कॉमन सेंस से बता सकता हूँ मैं। जब इलेक्ट्रॉन कॉलिजन करता है आयन से, तो एक कॉलिजन, फिर दूसरा कॉलिजन, तीसरा कॉलिजन, बहुत सारा कॉलिजन हो रहा है, तो वहाँ पर देखा गया है कि वह जब धीरे धीरे जाएगा तो टकराने में अधिक समय लगेगा, तेजी से जाएगा तो कम समय लगेगा, और तेजी से जाएगा तो और कम समय लगेगा। तो तेजी कब होगा? जब उसको थर्मल एनर्जी बढ़ते जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब थर्मल एनर्जी उसको बढ़ेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का थर्मल एनर्जी बढ़ना मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ना, वेलोसिटी बढ़ना, तो समय कम लगना। तो टेम्परेचर बढ़ने पर आप समझ गए कि रिलैक्सेशन टाइम आपका घटेगा। इसको ध्यान में रखिएगा, आगे बहुत जगह यूज करेंगे। ये बातें हो गया। आई बराबर ये फार्मूला आपने देख लिया, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी का फार्मूला भी ये देख लिया आपने। अब देखेंगे गौर से, यहाँ पर आप कह सकते हो कि आई इज इक्वल टू एन ई ए, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पुट कर देंगे ई बाय एम इंटू टॉ। तो गौर से देखोगे, आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पर, तो पुट कर देने के बाद आई का वैल्यू आपका चेंज होगा, एन ई इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा, और टॉ हो जाएगा आपका बाय एम हो जाएगा, और ए आपका यहाँ पर हो जाएगा, और ई को हटा दीजिए, ई के जगह पर लिख दीजिएगा वी बाय एल। ई के स्थान पर क्या लिखिएगा? वी बाय एल लिखिएगा। याद रखिएगा गौर से, ये किसके स्थान पर लिखे हैं आपको याद रखने के लिए मैं एसओ एरो मार देता हूँ। मतलब इस ई को मैं इस रूप में लिखा हूँ। ये आपका समझने के लिए ऐसा हो गया। सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं तो इस तरह से कुछ ना कुछ स्टाइल अपनाना होगा, जिससे आपको समझने में बाद में दिक्कत ना हो। तो इतना चीज़ आपने देख लिया। अब गौर से एक स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। आई बराबर एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम, और इंटू हम लोग कहेंगे ए बाय, या साथे रहने दीजिए, अभी अलग दिखाने का जरूरत नहीं है, अलग दिखाएंगे। ऐसा मैंने कर दिया। अब हम बच्चों को समझना है कि एन ई टी टॉ ए एम एल, ये किसी पार्टिकुलर कंडक्टर के लिए, चालक के लिए, ये सारे टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है ये सब कांस्टेंट है। इसमें कोई भी चीज़ चेंज होने लायक नहीं है, सभी कांस्टेंट है आपका। और भी तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, आई उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है। अब जैसा एक स्टेप आगे बढ़ूँ, यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी से आप इसको फॉलो करेंगे, लिख के आगे बढ़ेंगे।
लिख लिया बाबू लोग? चलिए, बहुत सुंदर बात। सभी प्यारे बच्चे मेरे ठीक ठाक हैं, मूड में है ना? वो तो हमको दिख रहा है प्रेजेंटेशन से कितने बच्चे मूड में हैं। पता नहीं किस दुनिया में बच्चे लोग खोए हुए हैं, समझ से परे है, सोचता क्या है। चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग देखते हैं गौर से, यहां तक का स्टेप हम लोग के पास क्लियर है। अब आप यहां से देख सकते हो कि हमें जो प्रूफ करना है उसके अनुसार भी को लेफ्ट साइड ले आइए। जैसे भी को लेफ्ट साइड लाएंगे, या भी को वहीं रहने दीजिए, इसको इधर रिमूव करेंगे, ये हो जाएगा सर m इंटू एल बाय एन ई स्क्वायर टॉ इंटू ए हो जाएगा, इंटू तब हो जाएगा आपका आई। अब यहाँ पर हम लोग इस लाइन के आधार पर डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं प्रेजेंट टाइम में, और कहते हैं इन इक्वेशन 3 आप लोग गौर करके देखना, एम एन ई टॉ ये सब कांस्टेंट होगा। क्या होगा? एम एंड ई आर कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन। जो भी इलेक्ट्रॉन का चर्चा कर रहे हैं उसके लिए एम और ई तुम्हारा कांस्टेंट होगा। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। दोनों कभी बदलता नहीं है, किसी परिस्थिति में दोनों नहीं बदलेगा। फिर हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं। तो दूसरे स्टेप में आप देखोगे यहाँ पर एन एन एल एंड ए। एन एल ए जो है ये आर कांस्टेंट फॉर ए पार्टिकुलर वायर या पार्टिकुलर वायर। यस, जो भी वायर हम लोग लेते हैं यहाँ पर, जो भी कंडक्टर लेते हैं, उस कंडक्टर का पदार्थ क्या है, वो कंडक्टर क्या है, उसके लिए ये सब कांस्टेंट हो गया आपका। एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जब पदार्थ ही नहीं बदलेंगे तो उसके यूनिट वॉल्यूम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कभी नहीं बदलेगा। एल, जो तार एक बार चूज कर लिए उसकी लंबाई एल कांस्टेंट रहेगा। ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया तार का कांस्टेंट रहेगा। ये सब कांस्टेंट रहेगा किसी खास तार के लिए। और ये तीसरा नंबर जो आपका दिख रहा है यहाँ पर, इस बात को ध्यान देना, तो ये होगा आपका तो इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो टॉ भी तुम्हारा कांस्टेंट होगा। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर देखने को मिला, सारे बातों को ध्यान से देखिए। टॉ कांस्टेंट है टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर। तो इतने सारे चीज तो कहा ही गया है, आपको लिखा गया तो ओम्स लॉ में शुरू में सबसे पहला बात, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशंस। जो भी पदार्थ का है नेचर वो फिजिकल कंडीशन में आएगा, लंबाई उसका फिजिकल कंडीशन में आएगा, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फिजिकल कंडीशन में आएगा। ये सब कांस्टेंट रहेगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो टॉ कांस्टेंट रहेगा। मतलब इतने सारे टर्म आपका कांस्टेंट है। तब आप यहाँ से आओगे और तब लिखोगे v इक्वल टू
तब यहाँ से आओगे और लिखोगे V इक्वल टू कांस्टेंट इनटू आई। ये सारे टर्म जो कांस्टेंट है वो सबको कांस्टेंट कर दिए हम। V इक्वल टू कांस्टेंट इनटू आई, तब ये आपका हो जाएगा V प्रोपोर्शनल टू ओम्स लॉ का यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। क्लियर रूप से दिमाग में सेट कर गया, नोट कर लीजिए जल्दी से यहाँ पर। तो जितने चीज़ कांस्टेंट होना था वो सब कांस्टेंट यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये सारे चीज़ कांस्टेंट है, तभी ओम्स लॉ सही है। ये सब में से किसी को वेरी करेंगे, ओम्स लॉ हमारा वेरी कर जाएगा। जल्दी लिख लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक क्षण जरा सा। तो आई बराबर हम लोगों ने बच्चे क्लास से पढ़ा था, ओम्स लॉ से हम लोग पढ़ते थे और बच्चे क्लास में लिखते थे V इक्वल टू R इंटू आई, या लिखते थे। क्वेश्चन नंबर इसको हम लोग 4 का देते हैं। तो आप लोग गौर करके देखना, जो इक्वेशन नंबर 3 आपके पास मिला था, अभी आपने उसको देखा था, इक्वेशन नंबर 3, इस इक्वेशन नंबर 3 और अभी जो लिखा 4, दोनों को कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करेंगे तो आपको देखना होगा ये जो टर्म है, ये पूरा टर्म आपका आर के स्थान पर है कि नहीं है। तो ये आर के स्थान पर है, तब मैं आराम से कहूँगा यहाँ पर समीकरण 3 m और 4 में कंपैरिजन करने पर, तुलना करने पर आप क्या पाते हो, गौर से देखोगे रेजिस्टेंस का ओरिजिनल फार्मूला मिलेगा। R इक्वल टू आप कहोगे M इंटू एल बाय एन ई स्क्वायर टॉ इंटू ए। इक्वेशन 3 में और 4 में यही आपको मिला तुलना करने पर, जहां इस R को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। जो भी तार आप लेते हो उस चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। तार का प्रतिरोध ये है, और इस प्रतिरोध को हम लोग पहले से जान चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, शुरू में ही क्लास में इसको पढ़ चुके थे कि रेजिस्टेंस है क्या। तो रेजिस्टेंस आपको बताया था, किसी भी कंडक्टर चालक में रेजिस्टेंस शब्द जो होता है वो फ्लो ऑफ चार्ज का अपोज करने वाला जो नेचर होता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। और उसमें बोलते थे कि वह रेजिस्टेंस डिपेंड करता है पदार्थ के नेचर पर। इसका मतलब पदार्थ बदलेंगे तो एन बदलेगा। क्या बदलेगा? एन। एन हुआ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। उसको यह प्रूफ हो गया, गौर से देखिएगा। अब इस फार्मूला को भी देखें गौर से हम लोग। तो इस फार्मूला को यदि अरेंज किया जाए तो आप इसको इस तरह से देख पाओगे, R इक्वल टू एम बाय एन ई स्क्वायर टॉ इंटू एल बाय ए मैं कह सकता हूं। तो उसमें आप लोग गौर करके देखो, एम आपका एक इलेक्ट्रॉन का मास है, तो कोई मतलब दुनियादारी से नहीं है, वह कांस्टेंट है। ई चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन का, वो भी कोई मतलब नहीं, वो कांस्टेंट है। बदल क्या सकता है आपका? बदल सकता है एन। एन कब बदलेगा? पदार्थ बदलने पर एन बदलेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो
टेम्परेचर बदलने पर ये टॉ बदलेगा, और चालक तार की लंबाई बदलेगा तो एल बदलेगा, तार की मोटाई बदलेगा तो ए बदलेगा। तो गौर से सोचो, ये फार्मूला क्लियर करा दिया। हम लोग बच्चे क्लास से अभी तक में कई बार पढ़ चुके हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध रेजिस्टेंस 4 बातों पर निर्भर करता है, उसके लंबाई पर, उसके मोटाई क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, और पदार्थ पर मतलब एन पर, यहाँ जो एन है वो एन पर, और टेम्परेचर पर। ये चारों चीज इस फार्मूला में है ना। इसके पहले अभी आपने कभी फार्मूला इसको देखा नहीं था जिसमें वो चारों चीज इन्वॉल्व है। तो ये रियल में रेजिस्टेंस का ओरिजिनल फार्मूला आपका यही है। किसी चालक तार का रेजिस्टेंस कितना है उसको रियल में बताना है, तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है। ओम साहब ने भी बताया था कि इस फार्मूला में जो कांस्टेंट लेते हैं वही आर है। तो उसी आर को मैंने देखा फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा, तो हमको आर का ये फार्मूला मिल चुका, और तब मैं अब यहाँ से व्याख्या करने में सफल हो गए। क्या सफल हो गए? गौर से देखोगे, यहाँ पर हम लोग नोट करके लिखने के लिए तैयार है। क्या तैयार है? गौर से आप देखिए, गौर से यहाँ पर क्या क्या संभव है। सबसे पहले नोट में हम लोग देखेंगे, फार्मूला से स्पष्ट है सर कि यह आर का मान डिपेंड करता है लेंथ पर। पहला नंबर गौर से देखोगे, यदि मैं पदार्थ नहीं बदलूं तो क्या क्या नहीं बदलेगा? एन नहीं बदलेगा। पदार्थ नहीं बदलेंगे तो एन नहीं बदलेगा, एन कांस्टेंट हो जाएगा। अब तार का मोटाई नहीं बदले, खाली लंबाई बदलते जाए। इसका मतलब यहाँ पर देखोगे कि कह सकते हो यदि एन पदार्थ नहीं बदले मतलब एन कॉमा ए एंड टॉ कांस्टेंट हो, तो प्यारे बच्चों आप कहोगे रेजिस्टेंस आर प्रोपोर्शनल टू एल। ये बात हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो एन नहीं बदलेगा, पदार्थ नहीं बदलेगा तब एन नहीं बदलेगा, टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो टॉ नहीं बदलेगा, और मोटाई नहीं बदलेगा तो ए नहीं बदलेगा, सिर्फ लंबाई बदलेंगे तो ये होगा। इससे हम लोग देखते थे, फार्मूला पढ़े थे, दादा सूत्र लाते थे, R1/R2 इक्वल टू L1/L2। आपने कभी देखा था? ऐसा आपको मिला था, वो आज मिल गया क्लियर। दूसरा नंबर आप देखो गौर से, यदि एन कांस्टेंट हो, एल कांस्टेंट हो एंड टॉ कांस्टेंट हो, तो प्यारे बच्चों आप कह सकोगे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए मतलब एरिया नीचे है आपका। गौर से देखिए फार्मूला में एल एम एन ई टी सब कांस्टेंट है, 1/a लिखोगे आप, ये आर प्रोपोर्शनल टू 1/a कहोगे। इसका मतलब यहाँ से स्पष्ट है R1/R2 दो स्थिति होगा, शुरू में और बाद में। तार लिए शुरू में उसका मोटाई कुछ है, बाद में तार का मोटाई बदल दिए, लेकिन लंबाई नहीं बदले, पदार्थ नहीं बदले, टेम्परेचर नहीं बदले, तब सही हो रहा है। एन एल टी कॉन्स्टेंट है, टॉ कॉन्स्टेंट है, तब R1/R2 इक्वल टू A2/A1। ये आप लोग कहते थे, आप लोगों ने कभी देख चुका है। अब चले आएंगे एक स्टेप और आगे मैं बढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर उस फार्मूला को बार बार दिखा दिखा के आपको बताना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर कहूँ कि गौर से इसी को थोड़ा अप करते हैं, फार्मूला ढक जाएगा। ठीक है, ध्यान में याद रखिएगा, माइंड में उसको देख के हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। अभी तीसरा पॉइंट में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर यदि ऐसा सोचें, एन एन ए एल कांस्टेंट हो, पदार्थ कांस्टेंट हो, लंबाई कांस्टेंट हो, एरिया कांस्टेंट हो, तो आप लोग इस इक्वेशन को देख के बोलो जल्दी से क्या कर पाओगे। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली बोलने पर 1/t नहीं बोलते हैं, यही तो ऑब्जेक्टिव में हम फंसाए थे कई बार टेस्ट लेके। आर समानुपाती तब 1/τ,
आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टॉ, डायरेक्ट बोलेंगे। हाँ, तो यहाँ पर हो तो आप कहोगे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ। अब ये लाइन क्या बताता है, बड़े प्यारा सा टर्म है, गौर से सीखोगे। मैं कुछ देर पहले लिखाया था टॉ के बारे में। ये टॉ बढ़ने का मत घटेगा कब, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला था, जब, याद कराता हूं फिर से, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, बढ़ता है तो टॉ का मान घटता है। ध्यान दीजिएगा गौर से। अब मैं कहूंगा कि ये टॉ जब घटेगा, ध्यान दीजिएगा, इस यहाँ पर ये टॉ घटेगा तो आर क्या होगा आपका, बढ़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा गौर से। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो टॉ घटा तो आर बढ़ा। इसका मतलब स्पष्ट हो गया। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने पर, सब बात प्रूफ हो रहा है यहाँ पर, टेम्परेचर बढ़ने पर टॉ का मान घटता है, साथ ही साथ आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो टॉ को बीच से हटा दीजिए, दीजिएगा तो डायरेक्ट आपके दिमाग में आएगा टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये बात किसके लिए था, फॉर मेटल। किसके लिए था, मेटल वायर के लिए। ये बातें सही होता है। यदि यहाँ पर देखा गया कि मेटल नहीं होके यदि आपका सेमीकंडक्टर हो या नॉन मेटल हो, वहाँ पर उल्टा होता है। टेम्परेचर बढ़ने पर टॉ का मान वहाँ क्या हो जाता है, घट जाता है। नहीं, वो टेम्परेचर बढ़ने पर टॉ का मान बढ़ जाता है। टॉ का मान जैसे बढ़ता है सेमीकंडक्टर में, टॉ का मान बढ़ा तो रेजिस्टेंस का मान घटा। तो नॉन मेटल में या सेमीकंडक्टर में उल्टा हो जाता है। यहाँ पर मेन खेला हमारा यही है, जहाँ पर टॉ का मान घटेगा वहाँ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जहाँ टॉ का मान बढ़ेगा वहाँ रेजिस्टेंस घटेगा। तो नॉन मेटल में टेम्परेचर बढ़ाने पर टॉ का मान बढ़ जाता है, इसीलिए रेजिस्टेंस का मान घट जाता है। तो यहाँ पर आइए आपको नोट करके अलग से लिख भी देते हैं उस बात को, जिसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये सब बातें जो सोच रहे हम लोग, ये सब किसके लिए लिखा गया, मेटल के लिए लिखा गया। ये सब फॉर मेटल। अब यदि आपसे मैं पूछूं यहाँ पर एक छोटा सा बात, फॉर सेमीकंडक्टर में ये बातें चेंज होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर, ध्यान देना गौर से, टेम्परेचर बढ़ने पर टॉ का यहाँ पर बढ़ता है, उसमें चूंकि होल और इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न होता है, इसी कारण से ऐसा होता है। टेम्परेचर बढ़ने पर टॉ का मान बढ़ता है, जिसके कारण रेजिस्टेंस ऑफ, क्या वो तो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी बात को बार बार लिखा कुछ भी नहीं है, रेजिस्टेंस घटता है। तो टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस घट गया। कहाँ, हमेशा नहीं, सेमीकंडक्टर नॉन मेटल में। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट लाइन है। अब हम लोग 3 बातों पर चर्चा कर लिए। एक बात और हमारे पास है जो एकदम कॉमन बात है, जनरल बात है। एक कॉपर का वायर ले लीजिए, एक लोहा का वायर ले लीजिए, आयरन का ले लीजिए, कॉपर का ले लीजिए। दोनों वायर का लंबाई समान रखिए, मोटाई समान रखिए और टेम्परेचर भी सेम रखिए, फिर भी रेजिस्टेंस में अंतर होगा। क्यों अंतर होगा, वह किस पर डिपेंड करेगा, एन पर। एन क्या है,
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने चल रहा है, इसको जितना प्यार से समझ सकते हैं सेट रखिएगा। अब हम लोग चौथा बातों पर चलते हैं। वो चौथा बात आपका था, यदि एल ए तथा टॉ कांस्टेंट हो तो हम लोग कहेंगे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। एन जहां कम होगा वहां आर अधिक होगा। जहां एन कम होगा, जहां एन कम होगा वहां आर अधिक होगा। अब आप तुलना करो, आप लोग, एक लोहा का तार है और एक आपका कॉपर है, लोहा है। इस दोनों पर विचार करो आप लोग। इसमें लोहा में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को n1 मान लो, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को n2 मान लो। इसके रेजिस्टेंस को R1 मान लो, इसके रेजिस्टेंस को R2 मान लो। तो आप देखोगे गौर से, ये लाइन आपको बताएगा R1/R2 इज इक्वल टू N2/N1। गौर करके देखेंगे तो ये लाइन को ध्यान दीजिएगा। यहाँ से लोहा में और कॉपर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एल्युमिनियम लोहा की अपेक्षा कॉपर में अधिक होता है। यहाँ पर देखोगे आप N1 छोटा हो जाएगा N2 से, या आप उल्टा भी लिख सकते हैं N2 इज ग्रेटर देन N1। मतलब कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या यूनिट अधिक होगा लोहा से। ये उसका केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके होंगे। बैलेंसी क्या क्या होता है उसके आधार पर आप समझते हैं, समझदार हैं। यहाँ से आप कह दोगे N2/N1 इज ग्रेटर देन 1। ये N1 को इधर ले आओगे, ये कहोगे N2/N1 यदि बड़ा है एक से, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आराम से कह दोगे R1/R2 भी बड़ा होगा किससे, एक से। ये दोनों बराबर है, यदि ये एक से बड़ा है तो ये भी एक से बड़ा होगा। इसका मतलब स्पष्ट है, R1 इज ग्रेटर देन R2। मतलब R1 किसका रेजिस्टेंस है, लोहा का रेजिस्टेंस अधिक होगा कॉपर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या जहाँ कम होगा, फ्लो ऑफ आवेश वाहक कम होंगे। आवेश वाहक कम होंगे तो चार्ज कम फ्लो करेगा, इसका मतलब विरोधी गुण अधिक है। यही आपको कॉमन सेंस लगाना है और इस तरह से बातें करना है। तो ओम्स लॉ को डिराइव किया, रेजिस्टेंस के फार्मूला को देखा, और जितने भी बातें उसके बारे में आज तक सुने थे सबको मैथमेटिकली आपको दिखाया गया। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के द्वारा एक्सप्लेनेशन उसका किया गया। उम्मीद है आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। समझ में आया तो जल्दी चैट करके बताइए यस सर समझ में आया। जल्दी लिखिए आप लोग। एक बच्चे ने नाम रखा है कन्फ्यूजन, और जब कन्फ्यूजन वाला आदमी संतुष्ट है तो बाकी लोग तो संतुष्ट पहले से है। चलो बहुत सुंदर बात। कैसे हो भाई कन्फ्यूजन भाई, आप संतुष्ट हो? सबसे पहला आपने यस लिखा, आज हम बहुत खुश हैं। कंफ्यूज पर्सन भी संतुष्ट है क्लास करके। लेकिन हमें निराशा है, मैं जब अनाउंसमेंट किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्लास आपको ऑनलाइन ही करना है, फिर भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे एकदम रिलैक्स मूड में हैं और सोए हुए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। मैंने कहा था जिसके पास व्यवस्था नहीं है वो ऑफलाइन में आके पढ़ सकते हो। तो लोग ना तो वो ऑफलाइन आके पढ़ रहा है ना तो घर में पढ़ रहा है। पता नहीं हमारे प्यारे प्यारे बच्चे किस मूड में हैं, किस शोक में डूबे हैं या किस मस्ती में हैं, पता नहीं चल रहा है। चलिए
आज की क्लास को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, क्योंकि आप लोग को कोई हो सकता है दूसरा क्लास हो। आज हमारा टॉपिक था रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी पर भी चर्चा करें, लेकिन थोड़ा सा टाइम अधिक हो गया, लेट स्टार्ट से ही हुआ है। फिर भी बहुत स्टॉक मिला, इतना देर में आप बहुत कुछ सीखे हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग कल सभी बच्चे हम लोग ऑफलाइन टाइम पे जो टाइम दे दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप में, उस टाइम को फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे।